भैया बहनों, वंदे मातरम। पाठ 3 तंतु से वस्त्र तक जो हम पढ़ रहे थे अब तक, उसका ये अंतिम चरण है। इसमें जो दिया हुआ है, आज का हमारा प्रकरण विशेष प्रकार की बुनाई एवं वस्त्र सामग्री का इतिहास। यानी हमने पढ़ा कि तंतु से बनते हैं धागे और धागों की बुनाई से बनते हैं वस्त्र। और धागे किस प्रकार बनाए जाते हैं तंतुओं से? कताई के द्वारा। ये हमने पिछली कक्षा के अंदर पढ़ा था। आज हम जो वस्त्रों की बुनाई है वो किसके द्वारा की जाती है? करघों के द्वारा। करघे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हस्त प्रचालित यानी हाथ से चलाने वाले करघे। दूसरे प्रकार के जो करघे हैं वे हैं विद्युत प्रचालित यानी बिजली से चलने वाले। इस प्रकार 2 प्रकार के जो करघे हैं उनके द्वारा वस्त्रों का निर्माण होता है। यानी तागों की बुनाई करके तागों को तागे के 2 सेटों को व्यवस्थित करके जो बुनाई की जाती है करघों के द्वारा, और फिर उससे जो निर्मित वस्तु है वह है वस्त्र। इसके बारे में हम अभी जान रहे हैं। इसके आगे की बात है कि बुनाई हमने पढ़ा था कि वस्त्र 2 प्रकार, ऐसे तो कई तरह की तरीके हैं जिनके द्वारा वस्त्र बनाए जाते हैं, लेकिन मुख्य जो तरीके बताए गए थे पहले, एक तो था बुनाई, दूसरा था बंधाई या बंधेज। ये बुनाई है वो एक प्रकार की तो हम पढ़ चुके हैं, जिसे विविंग कहते हैं। यानी 2 धागों के सेटों को व्यवस्थित करके जो बुनाई की जाती है उसको कहते हैं विविंग। ये हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि आपकी माताजी या आपके परिवार में कई स्त्रियां सर्दी के दिनों में ऊन लेकर के और 2 लोहे के से तार या प्लास्टिक के या स्टील के तार लेकर के नुक्केदार, और उनसे कुछ बनाया करती है ऐसे ऊन का बड़ा गट्ठा लेकर के, और वो बुनते बुनते एक वस्त्र का टुकड़ा तैयार कर लेती हैं। और जब उनसे पूछा जाता है तो वे बताती हैं कि मैं स्कार्फ बना रही हूँ, या मैं मफलर बना रही हूँ, या मैं हाथ के दस्ताने बना रही हूँ, या मैं जुराब बना रही हूँ, या स्वेटर या जर्सी। इस प्रकार की कोई चीज़ वो निर्मित करती हैं। उन अलग अलग टुकड़ों को जो वो बुनती है वस्त्र के रूप में, उनको फिर जोड़ करके सिलाई करके ऊन से ही उसकी सिलाई की जाती है, और फिर एक पहनने का वस्त्र तैयार हो जाता है। तो ये केवल एक ही धागे से बुनाई की जाती है। एक ही गट्ठा लिया जाता है। अलग अलग रंग डालने के लिए, उसको सुंदर और डिजाइनदार बनाने के लिए 2 प्रकार की रुई जो ऊन है वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब जुराब है या हमारा मोजा है, उसका एक धागा जब निकल जाता है और उस धागे को हम खींचते हैं, तो खींचते खींचते वो पूरा जुराब है वो उधड़ जाता है, और वो जुराब जो हमें कुछ समय पहले दिख रहा था वो बुना हुआ था वह बिगड़ जाता है और एक लंबा धागा सा हमें नज़र आता है। इससे ये सिद्ध होता है कि एक ही धागे से जुराब की बुनाई हुई थी। इसी प्रकार जो जर्सी है, स्वेटर है, मफलर है, हाथ के दस्ताने हैं, वे भी इसी प्रकार बनाए जाते हैं। इस प्रकार की बुनाई को निटिंग कहते हैं। यानी 2 धागों के सेटों से जो बुनाई होती है और वस्त्र निर्माण होता है उसे तो विविंग कहते हैं, तथा एकल धागे से जो बुनाई की जाती है, वस्त्र का टुकड़ा तैयार किया जाता है, उसे निटिंग कहते हैं। परीक्षा में आ जाता है कि निटिंग और विविंग में क्या अंतर है, तो हमें इसका उत्तर देना है कि धागे के 2 सेटों से जो बुनाई की जाती है और वस्त्र निर्माण होता है उसे तो हम विविंग कहते हैं, तथा एकल धागे की बुनाई से जो वस्त्र का टुकड़ा तैयार किया जाता है उसे निटिंग कहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर ये प्रश्न लिखवा देता हूँ कि निटिंग और विविंग में क्या अंतर है और इसका आंसर क्या है, तथा ये निटिंग क्या है, इसकी भी मैं आपको परिभाषा लिखवा देता हूँ, आपको याद रहे न रहे इसलिए। तो आप सब भैया ध्यान से सुनेंगे और लिखेंगे भी।
सुंदर सुंदर लिखना है और याद भी फिर करना है। सबसे पहले हम निटिंग के बारे में लिखेंगे, या एकल, जो हमारा प्रकरण भी दिया था विशेष प्रकार की बुनाई, ये एकल धागे वाली यानी निटिंग वाली एक धागे वाली बुनाई के बारे में था। एकल धागे द्वारा बुनाई से वस्त्र का टुकड़ा एकल धागे द्वारा बुनाई से वस्त्र का टुकड़ा निर्मित या बनाया जाता है किया जाता है ऐसी बुनाई को निटिंग कहते हैं। निटिंग कहते हैं। अब निटिंग और वीविंग में क्या अंतर है, ये प्रश्न मैं आपको लिखवा देता हूं। प्रश्न एक, निटिंग व वीविंग में क्या अंतर है। ये प्रश्न है हमारा कि निटिंग व वीविंग में क्या अंतर है। ये दोनों बुनाई है, वस्त्र बनाने के लिए है दोनों ही, लेकिन अब हमें आना चाहिए कि निटिंग तो क्या है और वीविंग क्या है, इनमें क्या अंतर है। तो उत्तर लिखेंगे हम एकल, एकल का मतलब एक धागे, एकल धागे की बुनाई को निटिंग कहते हैं। जबकि धागे के दो यानी दो धागे लेकर के दो सेटों को व्यवस्थित करके बुनाई
की जाती है उसे वीविंग कहते हैं। वीविंग कहते हैं। इस प्रकार ये तो परिभाषा हो गई निटिंग की, और ये प्रश्न हो गया कि निटिंग व वीविंग में क्या अंतर है। तो एकल धागे की बुनाई को निटिंग कहते हैं, जबकि धागे के 2 सेटों की को व्यवस्थित करके बुनाई की जाती है उसे वीविंग कहते हैं। अब आगे बात आती है, दूसरा हमारा था प्रकरण के अंदर बिंदु कि वस्त्र सामग्री का इतिहास। प्राचीन काल में जो वस्त्र है उनका ज्ञान मानव को नहीं था, आदि मानव को, यानी जो जंगल में मनुष्य रहता था, निर्वस्त्र रहता था, बिना कपड़ों के रहता था, तो वह अपने शरीर को सर्दी गर्मी बरसात से बचाने के लिए, यानी वातावरण से बचने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, अपने बचाव के लिए, सारे शरीर के बचाव के लिए वो क्या किया करता था, गुफाओं में रहता था, पेड़ों के ऊपर रहता था। लेकिन फिर भी सर्दी में उसे बहुत अधिक सर्दी लगती थी, ठंड लगती थी, गर्मी में उसे लू लगती थी जो तेज गर्म हवा है, तो और बरसात में वो भीग जाता था तो बीमार हो जाता था। तो इससे बचने के लिए वह जो वृक्ष हैं बड़े बड़े, उनकी जो छाल है, छिलके हैं, जिन्हें वल्क कहा गया है अपनी पुस्तक में, उनको उतार करके और अपने शरीर पर लपेट लेता था, तथा जो बड़े बड़े पत्ते हैं पेड़ पौधों के, उनसे भी अपने शरीर को ढकता था। 2 प्रकार हो गए, एक तो छाल वल्क यानी छिलके, दूसरा बड़े बड़े पत्ते, तीसरा था कि जो जंतु है जिनको वो मार के खा जाता था, उनकी जो चमड़ी या चर्म है उसको भी वो अपने शरीर को ढकने के काम में लेता था, चमड़ी को भी, जानवरों की, जंतुओं की। तो इस प्रकार वल्क या छाल, छिलके वृक्षों के तथा पेड़ पौधों के बड़े बड़े पत्ते, दूसरी चीज, तीसरी चीज कि जो जंतु हैं उनको मार करके उनकी जो चमड़ी है उसको सुखा करके और अपने शरीर को ढकता था। तीसरा प्रकार इस प्रकार बचाव करता था, यही उसके वस्त्र थे। चौथा प्रकार है कि जो जिन जंतुओं के शरीर पर बड़े बड़े बाल हुआ करते थे, जैसे याक है, बकरी है, भेड़ है, ऊंट है, और भी कई जानवर है, तो इस पुस्तक में आया है समूर शब्द। समूर का मतलब बाल, जो जिन जंतुओं के शरीर पर बड़े बड़े बाल हुआ करते थे तो उन बालों को समूर कहा गया है। तो चौथा वस्त्र के रूप में वो इस प्रकार बड़े बड़े बालों को भी अपने शरीर पर ढकने के लिए काम में लिया करता था। इसके बाद वो खेती करने लगा, और खेती करने पर बड़ी बड़ी जो घास है और ऊन है जंतुओं से मिली हुई, उनको, और जो बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं उनकी लंबी लंबी पत्तियां हैं, उनको, घास को, बालों को, इनको बुन करके और वो चटाइयाँ बनाने लगा, डलिया यानी टोकरी बनाने लगा, और अपने उठने बैठने के लिए और अपने शरीर को ढकने के लिए वो इस प्रकार चटाई जैसी दरी के रूप में वो इस प्रकार की चीज़ें बनाने लगा। और फिर कुछ कालांतर में जैसे जैसे समय बीतता गया, फिर वह गंगा नदी के किनारे जो तराई का क्षेत्र था वहाँ पर वह कपास बोने लगा, और उससे जो रुई प्राप्त होती थी उससे वो वस्त्र बिना सिले हुए ही बना करके, उसे सिलाई का ज्ञान नहीं था, उसे वो पहनता था। फिर इसके बाद एक प्रकार का प्राकृतिक जो पौधा है, तंतु है, वह फ्लेक्स नाम के एक पौधे से भी प्राप्त होता था, तो उसकी भी वो खेती किया करता था। यानी कपास और फ्लेक्स जो गंगा नदी के किनारे तराई के क्षेत्रों में वो बोया करता था, उनसे प्राप्त रेशों से भी वो वस्त्र बना करके और अपने शरीर को ढका करता था। इसके बाद आप पढ़ेंगे कि जो प्राचीन मिस्र है, बहुत हमारा पड़ोसी देश है दूर का, वहाँ पर भी नील नदी है, वहाँ पर भी इस प्रकार से कपास और फ्लेक्स की बहुत अधिक खेती होती थी, और वहाँ की जो मतलब जनता है, वहाँ के लोग हैं, वे भी उससे प्राप्त तंतुओं से वस्त्र बना करके और अपने शरीर की सुरक्षा करते थे। फिर समय जो जो बीतता गया, सुई का आविष्कार हुआ, और फिर वो कपड़े सिल करके पहनने लगा, और फिर बाद में जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं उनका आविष्कार हुआ, तो उससे तो वो और भी तरह तरह के विभिन्न प्रकार के
वस्त्र बना बना करके पहनने लगा। और जिस प्रकार हमने पाठ 1 में पढ़ा कि हमारे देश में अलग अलग तरह के राज्य हैं, जहाँ अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग खान पान है, अलग अलग रहन सहन है, बोली भाषा है, अलग अलग थोड़ी संस्कृति भी है, तो इसी प्रकार उसके भोजन के साथ साथ उसके वस्त्र भी हैं, वो विभिन्न प्रकार के वह बनाने लगा और विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनने लगा। इस प्रकार इसमें ये इतिहास हमारा बताया गया है। साथ ही कुछ वस्त्र आज भी हम बिना सिले पहनते हैं, जैसे हमारी माता बहनें हैं वो साड़ियाँ पहनती है, हमारे जो दादाजी हैं वो धोती पहनते हैं, वो भी बिना सिली हुई है। इस प्रकार कई लोग लुंगी लगाते हैं, वो भी बिना सिला हुआ वस्त्र है। और जो पुराने लोग हैं, हमारे दादाजी हैं, नाना जी हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र में जो बुजुर्ग लोग हैं वे भी सिर के ऊपर अपने सिर को सर्दी गर्मी बरसात से बचाने के लिए जो वस्त्र पहनते हैं, यानी पगड़ी साफा, वो भी बिना सिला हुआ वस्त्र है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि आदि मानव से लेकर आज तक भी हम मनुष्य अपनी जो मूल बात है उसे छोड़े नहीं है। आज भी हम बिना सिले हुए वस्त्र पहनते हैं और बिना सिले हुए वस्त्र आप देखेंगे कि कई प्रकार से अपने शरीर को ढकने के लिए, बचाने के लिए वातावरण से पहने जाते हैं। कोई इस प्रकार से अपने शरीर को ढकता है, कोई नीचे से इस प्रकार बांध लेता है, कोई धोती के रूप में बांधता है, कोई लुंगी के रूप में लपेटता है, कोई सिर पर लगाता है, कोई इस प्रकार दोनों तरफ से ओढ़ लेता है। तो इस प्रकार वस्त्र को किसी भी प्रकार से बिना सिले हुए से भी हम अपने शरीर को बचा सकते हैं। आज भी हमारे संत महात्माएँ, साधु महात्माएँ, वो इस प्रकार जो महापुरुष हैं वो इस प्रकार बिना सिले हुए वस्त्र ही आज भी पहनते हैं, प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान काल तक। सभी भैया बहन इन बातों को अच्छी तरह सुंदर सुंदर लिखेंगे और याद करेंगे, और जो मैंने आपको पाठ भेजा था उसको ध्यान से पढ़ेंगे। इसके बाद हम अगले वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।